So, what do you think how you can define the cell membrane? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही आसान तरीके में आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन itself is the outermost boundary of animal cell and it lies next to the cell wall in plant cells. तो एक ये सबसे आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का, इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल एंड it lies next to the cell wall in plant cells, bacterial cells, and fungal cells. So this is the way कि आप इसको define कर सकते हैं। Cell membrane एक और तरीके से एक बहुत टेक्निकल वे में इसको हम डिफाइन करें अगर, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ ऑल ऑफ द लिविंग सेल्स। अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेफिनेशन के अंदर कि इन द प्लांट सेल्स, इन द बैक्टीरियल सेल्स एज वेल एज इन द फंगल सेल्स, तो ये तीनों टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव अ सेल वॉल। प्लांट्स में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, द बैक्टीरियल सेल्स दे हैव द सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन and the fungal cells they have the cell wall of chitin. अब ये तीनों चीजें जो हैं they are dead outer layers. तो इस वजह से the cell membrane is the outermost living layer of all of the living cells. All right? So इसी वजह से इसको हम एक और नाम दे देते हैं यहाँ पे। The cell membrane is also known as plasma membrane or sometimes it is also referred to as plasma lemma. After the definition, the next step is about the discovery of the plasma membrane. कि plasma membrane discover किसने किया? तो plasma membrane की discovery के point of view से आपको एक नई बात मैं बताने लगा हूं यहाँ पे, और वो क्या है कि the plasma membrane was discovered before the invention of compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से काफी अरसा पहले दो स्विस बॉटनिस्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज कार्ल नेगली एंड द अदर वन इज क्रैमर। इन दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया और डिस्कवरी की बुनियाद क्या बनी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के डिस्कवर होने से पहले यह समझा जाता था कि जो सेल्स हैं इनकी आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ओनली सेल वॉल, वो सिर्फ सेल वॉल है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, कोई लेयर या कोई एक चीज ऐसी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे मौजूद है प्लांट सेल्स में कि जो कुछ पार्टिकल्स को तो गुजरने की इजाजत दे रही है और कुछ पार्टिकल्स को वहां से क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। तो इस वजह से फिर इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि देयर मस्ट बी एन इनर लेयर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और उस लेयर का नाम है cell membrane or the plasma membrane. Okay, so after the discovery इसमें हमारे पास जो next point है that is a short question for you. ये एक short question के तौर पे पूछा जा सकता है, what do you know about the chemical composition of the plasma membrane? So chemically the plasma membrane is made up of organic substances or inorganic substances. Students क्या कहेंगे आप? Chemical composition of the plasma membrane हमें बताती है कि the plasma membrane is made up of organic substances. Inorganic substances में जो most abundant substances हमारी बॉडी को, हमारे बहुत सारे सेल्स को बना रहे हैं, वही substances यहाँ पे compounds की फॉर्म में मौजूद हैं। The first of them is protein. All right, the proteins they are 60 to 80%. The second one are lipids. These lipids are 20 to 40%. और इन लिपिड्स से रिलेटेड
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूं, वो क्या है कि द लिपिड्स आर नॉट जस्ट लिपिड्स। इनको हम खाली लिपिड्स नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं। और स्पेसिफाई करेंगे तो द लिपिड्स दे आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स, ऑलराइट। और अगर इंडिविजुअली हम इस मॉलिक्यूल के नाम की बात करें तो दे आर फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इस मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलीन और इसका जनरल नेम है लेसिथिन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 2 में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स में आप पढ़ चुके हुए हैं। फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, द शुगर्स, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं? इसके लिए पहले मैं आपको लेके जाता हूं इसकी मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल जब वो कंबाइन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन्स, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन कर जाएं लिपिड्स के साथ तो दे विल मेक अप ग्लाइकोलिपिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनको देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इनसे रिलेटेड कुछ और तो नहीं पढ़ा हुआ आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और वो क्या चीज थी? आपकी रिवीजन के लिए आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम इनको हम देते हैं कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन हो चुके हुए हैं, दे मेक अप कॉन्जुगेट्स। कंबाइन होके दे आर मेकिंग अप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। So the glycoproteins and glycolipids, they make up conjugated molecules. They are the examples of the conjugated molecules. फिर इन्हीं conjugated molecules से आगे जो third component था हमारे पास, that was the carbohydrates. और जो fourth component है inside the plasma membrane, that is cholesterol. अब cholesterol क्या कर रहा होता है plasma membrane के अंदर? ये एक बड़ा important question है कि what is the role of the cholesterol inside the chemical composition as well as in the structural composition of the plasma membrane. तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि the cholesterol, it regulates the fluidity of the plasma membrane. cholesterol की concentration जो है वो fluctuate करेगी, तो plasma membranes की जो fluidity है वो भी साथ साथ change होती रहेगी। तो cholesterol जो है इसके structural roles हैं plasma membrane के अंदर, that's why it is also important. Next. Alright students, after the chemical composition हम देखेंगे इसकी जो phospholipids की significance है। Alright, ये बहुत ही एक technical point है इस topic के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि आप इसकी importance और इसकी significance को समझ सकें। Phospholipids. Alright, now what are phospholipids? It is a class of the lipids. सिंपल सी बात है कि lipids की एक class है जिसके पास phosphates हैं, तो that's why it is known as phospholipid. अब phospholipids की significance plasma membrane के point of view से क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ पे इस topic में सिर्फ बताने लगा हूँ। और वो क्या है? The phospholipids themselves, they are the backbone molecules of the plasma membrane. जितने भी scientists ने plasma membrane के structure को observe किया है, उन्होंने उस सब structures के अंदर ये बात explain की है कि the phospholipid is the backbone of the plasma membrane. किसी भी सेल की मेम्ब्रेन या सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल है दैट इज द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ। और फॉस्फोलिपिड का केमिकल नेम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था इसका? दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलीन। ऑलराइट, और जनरल नेम है उसका लेसिथिन। सो द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज पोलर हेड। All right. The second part is non-polar tail. Polar head and non-polar tail. अब polar head या non-polar tail की structural significance क्या है? The head itself is hydrophilic. Hydro.
वाटर फिलिक, लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जो पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जो हेड है फॉस्फोलिपिड्स का, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इटसेल्फ इट इज पोलर। ऑलराइट, टेल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, इनको हम फैटी एसिड चेन कह सकते हैं, दीज आर द फैटी एसिड टेल्स। और इन टेल्स की इंपॉर्टेंस ये है, दे आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया है इनको। हाइड्रोफोबिया इज व्हाट? हाइड्रोफोबिक लेयर्स, these hydrophobic layers they are water repelling, water hating, ये नफरत करते हैं पानी के साथ, और इस वजह से इनको हम कह रहे हैं they are hydrophobic. So polar head that is hydrophilic, non-polar tails that are hydrophobic. इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक माइसेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। इस माइसेल स्ट्रक्चर के अंदर all of the phospholipids they are arranged in a specific organization. इनको एक खास किस्म की तरतीब के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इस तरतीब के अंदर अगर आप गौर करें इस पे, all of the heads, the phospholipid molecule polar heads, the polar heads they are facing the aqueous medium. जहां जहां पे पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, सेल का जो साइटोसोल है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, वो भी सारे का सारा पानी है। तो पानी को फेस करने के लिए द हेड्स दे आर ऑन द आउटसाइड, वो बाहर वाली साइड पे भी हैं और अंदर वाली साइड पे भी हैं। लेकिन जो आपको टेल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक हैं। तो पानी को फेस करने के लिए हेड्स अंदर और बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं, और टेल्स जो हैं दे आर फेसिंग ईच अदर इनसाइड द कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दरमियान वाला हिस्सा है, वहां पे हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद हैं। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं यही फ्लूइडिटी दे रहे हैं, यही बैकबोन बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इसके बाद हमने देखनी है चीज, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से, साख्त के एतबार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है। एक पुराना मॉडल है हमारे पास और एक जो है अभी तक एक्सेप्टेड चला आ रहा है। द फर्स्ट वन, जो पुराना मॉडल है, दैट वाज नेम्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? ये नाम याद है आप लोगों को साइंटिस्ट के? ओके, द फर्स्ट वन वाज डेवसन, द सेकंड वन इज डैनियल एंड द थर्ड वन इज रॉबर्टसन। इन तीनों ने काफी सारी रिसर्च के बाद ये वाला मॉडल प्रपोज किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखें तो हमें जो बेस नजर आ रहा है, जो इसकी बैकबोन है, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऑलराइट, ये टर्म बार बार यूज होगी इसके अंदर, तो इसको समझ लें। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स अगर ऊपर नीचे मौजूद हैं तो दैट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उस बाइलेयर का सीक्वेंस क्या होगा? द हेड्स आर फेसिंग आउटवर्ड एंड द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर। ऑलराइट, अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने उसको कवर किया हुआ है। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको अगर हम स्टेट कर लें, इसको अगर डिफाइन कर लें, इसकी स्टेटमेंट बनाएं, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स। ऑलराइट, जो फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर है उसको बैरूनी प्रोटीन्स ने, पेरिफेरल प्रोटीन्स ने बाहर की सतह से ऊपर और अंदर वाली साइड से कवर किया हुआ है। दिस इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, इसी वजह से, इस स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की वजह से, दिस मॉडल इज आल्सो नेम्ड एज सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स मिलके
एक सैंडविच शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे सैंडविच्ड हैं बाहर वाली प्रोटीन्स की लेयर्स की वजह से। ऑलराइट, दिस इज योर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद विद द एडवांसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुई है तो उसकी इन्वेंशन के बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करके जो मॉडल प्रपोज किया गया है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। Who proposed the fluid mosaic model? Fluid mosaic model किसने पेश किया हुआ है, ये कौन बताएगा? Okay, so the fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson. Singer और Nicholson ने ये वाला मॉडल प्रपोज किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से। और वो मॉडिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब ये जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इसकी स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। और इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है द प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूअस ऑन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर की सतह के ऊपर प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर रही, इंस्टेड some of the proteins they are embedded inside the phospholipid bilayer, and some of the proteins they are just floating on the surface of the phospholipid bilayer like the icebergs. All right, तो इसको हम define कर सकते हैं आसान अल्फाज में। अगर इसको मैं explain करूं तो हम कहते हैं कि जो proteins हैं उन्होंने पूरी की पूरी phospholipid bilayer को सतह से घेरा नहीं हुआ, बल्कि proteins तो खुद उसके अंदर धंसे हुए हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ तो हमें पता चलता है कि द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि प्रोटीन्स ने पूरे फॉस्फोलिपिड बायलेयर को कवर किया हुआ है ऊपर और नीचे वाली साइड से, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन्स जो है वो खुद फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर धंसे हुए मौजूद हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि प्रोटीन्स ने पूरी लेयर को कवर नहीं किया हुआ। फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो इसको बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बाउंड्री की होनी चाहिए। और वो क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंट फंक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो इट शुड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। अंदर वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे रिलाई कर रहे हैं, वो सबके सब डिपेंडेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर, उसकी अपने सर्वाइवल के ऊपर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सही काम कर रही है तो इसका मतलब है कि अंदर वाला एनवायरनमेंट भी सारे का सारा महफूज है, उसके जितने भी होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं वो सब के सब नॉर्मली परफॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, फिर द सेकेंड फंक्शन इट इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द शेप। किसकी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा? ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की अपनी शक्ल को एक मखसूस फिगर देने की कोशिश करता रहता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद फर्म रहेगी तो सेल की शेप भी मेंटेन कर ली जाएगी। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा रही हैं, बाहर से चीजें अंदर जा रही हैं, अंदर से चीजें बाहर जा रही हैं, तो एक्सटर्नल बैरियर के तौर पे इसको ये भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो ये आपने याद रखना है, व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इजी क्वेश्चन है, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? Why the plasma membrane is known as selectively permeable membrane? Okay, let's go with it. The plasma membrane is the outermost boundary. ये तो सबको पता चल गया कि ये बाहर वाली लेयर है। तो कुछ चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक अंदर आने दे जिनकी सेल को जरूरत है, और कुछ चीजों को रोक दे, उनको अंदर आने की इजाजत ना दे, तो that is known as selective permeability.
The plasma membrane as an external barrier allows some of the particles to pass across it. कुछ चीजों को तो गुजरने की इजाजत है और बाकी पार्टिकल्स को गुजरने की इजाजत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किन चीजों को गुजरने की इजाजत है? स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड आयंस. ये चीजें अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इजीली डिफ्यूज कर रहे हैं, आर पार हो रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल, इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मूव कर रहे होते हैं वाटर को ऑल द टाइम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं. और समटाइम्स दे कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये क्या चीज होती है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. आयंस, जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, they are also facilitated or they are aided by some specialized proteins. इनको भी कुछ specialized protein channels के through actively regulate किया जा सकता है और passively भी regulate किया जा सकता है, अंदर और बाहर बुलवाया जा सकता है. Okay? So, according to the transport, अब मैं इसको differentiate करने लगा हूं different categories में, in which the first one is passive transport. And the second one is called active transport. Okay, what is the difference between active transport and passive transport? क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? Passive transport is number one. In this case, passive transport is the movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration along the concentration gradient without the expense of energy. Alright? Passive transport में particles move कर रहे हैं ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह पे, लेकिन यहां पे किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही. ओके? एनर्जी इस्तेमाल किस फॉर्म में होती है सेल्स के अंदर? क्या ख्याल है आपका? ओके, the energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. सेल्स के अंदर जो एनर्जी करेंसी है दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सेल्स ने अपना कोई भी काम करवाना हो जहां पे एनर्जी खर्च होनी है, तो द एनर्जी करेंसी इज ATP. इस चीज को याद रखना है आपने. ओके, नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, बेसिक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक डिफ्यूजन, दूसरी ऑस्मोसिस. Alright, diffusion and osmosis. एक third type भी है that is sometimes related with the diffusion. इसको बोलते हैं facilitated diffusion. Alright, facilitated diffusion is the movement of particles from higher concentration to an area of lower concentration through specialized protein channels. मखसूस किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, जिनके जरिए कुछ पार्टिकल्स को, जो जनरली वैसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं गुजर सकते, हो सकता है उनका साइज बड़ा हो, तो इस वजह से फिर उनको मखसूस किस्म के प्रोटीन्स के जरिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग मूव किया जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऑलराइट, नाउ द लास्ट थिंग हियर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या चीज है? The movement of particles from an area of lower concentration to an area of higher concentration against the concentration gradient, but with the expense of energy. अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमेशा सेल्स किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्स ऑलवेज यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा और पार्टिकल्स को मूव किया जाएगा फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. और इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल्स. ओके, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो पहले ही रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में स्टोर्ड होते हैं, पहले से मौजूद है वहां पे, फिर भी सॉइल में से पार्टिकल्स को, मिनरल्स को, आयंस को उठा उठा के अंदर लाया जा रहा होता है,
तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो कम वाली जगह से ज्यादा पे लाने के लिए एनर्जी खर्च की जाती है एटीपी की फॉर्म में और पार्टिकल्स जो हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास, और वो लास्ट पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस किया कैसे जाता है? सेल खुद भी तो खाना खाता है, सेल के अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सेल के अंदर लिक्विड्स भी मूव करके जा रहे होते हैं, तो जब बल्क में ये चीजें आ जाएं, बहुत ज्यादा मिकदार में ये चीजें सेल के अंदर जानी हो या बाहर लेके जानी हो, तो उस सूरत में सेल क्या करता है? तो उसके लिए दो डेफिनेशंस हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल ने बहुत ज्यादा बल्क में, बहुत ज्यादा मिकदार में कोई चीज साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ मूव करवानी हो या साइटोप्लाज्म में से बाहर निकालनी हो, तो उस सूरत में सेल किस किस्म के मूवमेंट्स करता है? इसके लिए पहली चीज है हमारे पास यहाँ पे एंडोसाइटोसिस, एंडो इनवर्ड। ऑलराइट, इसी चीज से आप याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल। कोई भी खाना, कोई भी ऐसा मिनरल, कोई भी ऐसा बड़ा पार्टिकल जिसको सेल ने अंदर लेके जाना है, तो उसके थ्रू जो काम किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ऑलराइट, endocytosis, it can be differentiated into two different types. पहली चीज है हमारे पास phagocytosis. All right, and the second thing is pinocytosis. All right, now phago, निगलना, phagocytosis, movement of solid food particles into the cell is known as phagocytosis. All right, अगर बल्क में कोई सॉलिड फूड पार्टिकल्स आ गए और जरूरी है कि सेल को उसकी जरूरत है उस वक्त, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द एक वेसिकल बनाती है, प्रोट्रूडिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है और फिर उसको निगल के अंदर ले जाती है और वो फूड वैक्यूल बन जाता है बाद में। दिस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ऑलराइट, फिर पिनोसाइटोसिस जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट? पीनो, पीने से याद रखेंगे आप। ऑलराइट, इफ the liquid food particles or the solvents just like water, अगर पानी को या किसी लिक्विड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ लेके जा रही है थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। अगेन, बल्क में जब लिक्विड्स की जरूरत होगी सेल को, तो हम कहेंगे कि अब पिनोसाइटोसिस हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए एक वेसिकल बनाया जाएगा और उस वेसिकल को पानी से भर दिया जाएगा और फिर वो वेसिकल अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर ड्रॉप ऑफ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से हील अप हो जाती है, रीजॉइन कर जाते हैं उसके एंड्स, और दिस इज पिनोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द सेल। ऑलराइट, फिर अब जब खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया, तो फिर ये भी है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर सका, दे शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल, उसको अब सेल से बाहर निकालने की जरूरत है। तो सेल से बाहर निकालने की जब जरूरत है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ द सेल, द मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द सेल। जितने भी इजाफी चीजें हैं, या तो ऐसा फूड है जो सेल हजम नहीं कर सका हुआ, या फिर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के अंदर रहेंगे तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको वहां से बाहर निकालना जरूरी है। दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स और अननीडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ऑलराइट, द लास्ट थिंग ऑफ टुडेज सेशन इज व्हाट? एक आखिरी बात, और इसी सवाल पे आज मैं इस सेशन को खत्म करूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मैं इसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग तलाश करके लाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, जब ये वेसिकल्स बन जाते हैं, तो इन वेसिकल्स की फॉर्मेशन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती होगी कहीं ना कहीं से, तो हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सील्ड और हील्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं या एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुई है, उसको ठीक किस तरह से किया जाता है, इसका जवाब आप लोग तलाश करके लाएंगे
और मैं इसका जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में।